यूनिट सेकंड था हमारा जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जिसका फर्स्ट पार्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं चैप्टर 1। अब हम लोग चैप्टर 2 की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरिडिटरी और इनहेरिटेंस, या फिर वंशागति का आणविक आधार। वंशागति के आणविक आधार की बात करते हैं या मॉलिक्यूलर बेसिस की बात करते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस का मतलब कोई एक छोटा मॉलिक्यूल जिसकी वजह से हेरिडिटरी या इनहेरिटेंस की क्रिया हो रही है, या फिर वंशागति की क्रिया के लिए जो एक मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है उसके बारे में जानना। तो ये जो वंशागति या इनहेरिटेंस हो रही है, इसके लिए जो मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको हमने नाम दे दिया जेनेटिक मटेरियल या फिर वंशागति का पदार्थ, जिसकी वजह से आनुवांशिक पदार्थ इसको हम कह सकते हैं। इस जेनेटिक मटेरियल की वजह से ही जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं, वो जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस होती हैं, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है। और जिस पदार्थ के थ्रू, जिस मटेरियल के थ्रू ये इन्फॉर्मेशंस ट्रांसफ़र होती हैं, उस मटेरियल को हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। जेनेटिक, किसी भी चीज़ को जेनेटिक मटेरियल मानने के लिए उसमें कुछ बेसिक कैरेक्टर्स का होना ज़रूरी है। वो कैरेक्टर्स क्या है, पहले हम लोग उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो किसी भी जीव की हर एक कोशिका में, हर एक सेल में पाया जाने ज़रूरी है। मीन्स अगर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कोई मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें जितने नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं, हर एक सेल के अंदर हेरिडिटरी मटेरियल का पाया जाना कंपल्सरी है। उसके बाद नेक्स्ट है, ऑल सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ ईच स्पीशीज कंटेन अ जेनेटिक मटेरियल। मीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म की हर एक सेल के अंदर और एक स्पीशीज जो है उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं, उन सब के अंदर एक इक्विवेलेंट अमाउंट का जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। ऐसा नहीं स्पीशीज़ के एक ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल है उसका अमाउंट अलग है, या उसका फॉर्मेशन डिफरेंट है, या दूसरे स्पीशीज़ में उसका फॉर्मेशन डिफरेंट है, या किसी एक ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उसमें डिफरेंट सेल्स पाए जा रहे हैं, उसमें से जो ब्लड है उनका जेनेटिक कंटेंट अलग है, जो बोन्स हैं उनका जेनेटिक कंटेंट अलग है। मीन्स हर एक ऑर्गेनिज्म की हर एक सेल के अंदर और हर एक स्पीशीज़ की हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी जेनेटिक कंटेंट होगा वो इक्विवेलेंट रहता है। हर एक जेनेटिक मटेरियल में स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी पाई जाती है। स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी का मतलब होता है उसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं, जितनी भी सूचनाएं हैं, वो एक स्पेसिफिक फॉर्म में होती हैं। मीन्स वन एंड ओनली वन की आइडेंटिटी को बनाए रखती हैं। जैसे वी ऑल आर ह्यूमंस, हम सभी मनुष्य हैं, हम सभी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं। 46 क्रोमोसोम्स में हर एक क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए कंटेंट है वो भी स्पेसिफिक है, लेकिन उसकी जो कुछ सीक्वेंसेस हैं वो हर एक पर्सन के लिए स्पेसिफिक है। तो अपनी एक डाइवर्सिटी है उसकी, जिसकी वजह से हर एक व्यक्ति का अपना एक अस्तित्व बना होता है। स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी का भी मतलब यही है कि जो उसका स्ट्रक्चर है डीएनए का, वो हर एक पर्सन का डेफिनेट होना चाहिए, जिसके बेसिस पर हम उस ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफ्रेंशिएट करते हैं। सेल्फ डुप्लीकेशन की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। सेल्फ डुप्लीकेशन का मतलब होता है कि आगे इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डीएनए अपने ही डुप्लीकेशन के थ्रू अपनी जैसी एग्जैक्ट कॉपीज़ बना सकते हैं। मीन्स हम जानते हैं हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपने ही समान संतानों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जिसको हम जनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। वही एग्जैक्ट कॉपीज़ बनाने की कैपेबिलिटी डीएनए के अंदर होती है। तो जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा वो एग्जैक्ट अपना डुप्लीकेशन करके अपने ही जैसी एग्जैक्ट कॉपीज़ को तैयार कर सके, तो उसके अंदर सेल्फ डुप्लीकेशन की कैपेबिलिटी पाई जानी चाहिए। एडेप्टिव मॉडिफिकेशंस पाए जाने चाहिए, जैसे कि जिस भी एनवायरनमेंट में उस डीएनए को, उस जेनेटिक मटेरियल को रखा जाए, तो वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अगर उसमें कुछ चेंजेस आने हैं तो वो उसको अडेप्ट कर सके, और अडेप्ट करने के बाद वो उसमें सर्वाइव कर सके। यही बेसिस बनता है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इसी कारण होते आए हैं और आगे होते रहेंगे। तो हर एक जेनेटिक मटेरियल में एडेप्टिव मॉडिफिकेशंस पाए जाने चाहिए। हर एक
जेनेटिक मटेरियल के अंदर कोड्स प्रेजेंट होते हैं। ये कोड्स वहाँ पर पाए जाने वाली इंफॉर्मेशन को, सूचनाओं को अपने अंदर सिक्योर करते हैं, निहित रखते हैं। और क्योंकि ऐसा किस लिए होता है कि जितने भी यूनिसेल्युलर या मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो सेल का साइज होता है वो बहुत छोटा, बहुत प्रिसाइज होता है। इंफॉर्मेशंस बहुत सारी हैं, उनको बहुत छोटे छोटे फॉर्म में इकट्ठा करके रखना होता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एक कोड्स के रूप में, जिनको हम कोडोन्स कहते हैं, कोडोन्स के फॉर्म में हमारे जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें निहित रहती हैं। तो यहाँ पर जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा उसमें इंफॉर्मेशन कोड्स के रूप में इकट्ठे होना चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की एबिलिटी होनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, जो अभी हम डीएनए और आरएनए की सीक्वेंसेस के बारे में जब स्टडी करेंगे तब पढ़ेंगे कि इसको अनुवाद करना आना चाहिए। मीन्स कोई भी इंफॉर्मेशन जो डीएनए ने दी है उसको आरएनए में कैसे ट्रांसफॉर्म करना है और उससे प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होना है, उसका अनुवाद करना आना चाहिए, उसका ट्रांसलेशन करना आना चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन करना आना चाहिए। ये सारे कुछ कैरेक्टर्स थे जिसके बेसिस पर हम ये पहचान सकते हैं कि ये एक जेनेटिक मटेरियल है। अब इस जेनेटिक मटेरियल की खोज किसने की, इसको प्रूफ कैसे किया कि यही एक जेनेटिक मटेरियल है या कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है जो सेल्स में पाया जाता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल की, या जेनेटिक मटेरियल की खोज किसने की। सटन और बोवेरी ने हमको ये बताया कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, यही जितना भी हेरेडिटरी कैरेक्टर्स होते हैं उनको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं। मीन्स क्रोमोसोम्स तक का तो पता लग गया था। उसके बाद क्रोमोसोम्स के बारे में जब इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया तो उन्होंने बताया कि इसमें 40% तो न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं और 60% प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। तो कंबाइंड फॉर्म में इन्होंने इसको नाम दे दिया न्यूक्लियोप्रोटीन। और इसको न्यूक्लियोप्रोटीन क्यों और कहा गया, क्योंकि फ्रेडरिक फिशर ने इस पर काम किया था 1869 में। ये तब की बात है जब तकरीबन 1866 में मैंडल ने भी अपना काम किया था। और मैंडल ने कुछ ट्रेड्स या फैक्टर्स के बारे में बताया था। उन फैक्टर और ट्रेड्स को लेकर के फ्रेडरिक फिशर ने जब काम किया तो उन्होंने पस सेल्स जो होते हैं उनमें उनको ट्रीट किया। और ट्रीट करने के बाद उनमें से दो कंपोनेंट्स निकाले, एक सल्फर और एक फॉस्फोरस। उन्होंने देखा इसमें जो प्रोटीन्स थे उनमें सल्फर का प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो भी मटेरियल निकाला था उसमें सल्फर नहीं था बल्कि फॉस्फोरस प्रेजेंट था, जिसकी वजह से उन्होंने बताया कि ये प्रोटीन तो नहीं है। और प्रोटीन नहीं है मीन्स प्रोटीन से हटकर कुछ है, तो ये जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। और वो जेनेटिक मटेरियल था और उसका जो खोज की थी वो न्यूक्लियस से, पस सेल्स के न्यूक्लियस से की थी, इसलिए उसको नाम न्यूक्लियोप्रोटीन दे दिया गया और इसलिए उन्होंने उसको नाम दिया न्यूक्लियोप्रोटीन। अब ये जो न्यूक्लियोप्रोटीन की डिस्कवरी हुई थी इसको 1800, फिर काफ़ी टाइम तक ये काम ऐसे ही थमा रहा। 1889 में ऑल्टमैन ने इसको न्यूक्लिक एसिड्स का नाम दे दिया, इस पर जो रिसर्चेस किए। और 1893 में कॉसल ने इसके केमिकल कॉम्पोजिशन का पता लगाया और उस केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पर इन्होंने इस न्यूक्लिक एसिड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक था डीएनए दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड दूसरा था आरएनए दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब हम लोग बात करते हैं इसके खोज कैसे हुई। अब हम लोग करेंगे बात कि कैसे प्रूफ हुआ कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। इसके लिए ग्रिफिथ, हर्शे एंड चेज इन्होंने 1928 में एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि एक बैक्टीरिया था, नाम था स्ट्रेप्टोकोकस। निमोनिया। ये बैक्टीरिया कॉज करता है निमोनिया डिजीज। इस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई को उन्होंने कल्चर किया और इन्होंने कल्चर करने के बाद देखा
कि इसमें दो तरीके के स्ट्रेन्स पाए जाते हैं। एक होता है एस फेज एस स्ट्रेन और दूसरा होता है आर स्ट्रेन। ये आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन क्या था, ये वो एस स्ट्रेन उन्होंने उसको नाम दिया जिन कॉलोनीज को उन्होंने देखा बैक्टीरिया की कि वो स्मूथ थी और बहुत शाइनी थी, एकदम स्मूथ एंड शाइनी कॉलोनीज जो थी उनको नाम दिया आर स्ट्रेन। और दूसरा उन्होंने देखा कि रफ कॉलोनीज बनी थी, जो रफ कॉलोनीज थी उनको उन्होंने नाम दिया आर स्ट्रेन। ये जो स्मूथ या रफ कॉलोनीज का जो फॉर्मेशन हुआ था ये बेसिकली हुआ था इसमें पाए जाने वाले एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड की वजह से, जो देखने में बहुत चिकना और शाइनी होता है। तो जिनमें म्यूकोपॉलीसेकेराइड पाया जा रहा था वो एस स्ट्रेन कहलाए और जिनमें म्यूकोपॉलीसेकेराइड नहीं पाया जा रहा था वो एस स्ट्रेन कहलाए। ये जो एस स्ट्रेन के जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया था जो एस स्ट्रेन शो कर रहा था और जो आर स्ट्रेन शो कर रहा था उसको उन्होंने दो अलग अलग जगह कल्चर किया। कल्चर करने के बाद इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इस ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट के लिए जो इन्होंने ऑर्गेनिज्म लिया था वो था एक माइस, चूहों के ऊपर इन्होंने प्रयोग किए और चूहों के ऊपर करने पर इन्होंने देखा इन्होंने दो स्ट्रेन्स के चूहे इन्होंने दो तरीके के स्ट्रेन लिए। पहला एस स्ट्रेन, ये वो स्ट्रेन था जिसको जब चूहों में इंजेक्ट किया गया, माउस में इंजेक्ट किया गया तो इसकी वजह से चूहों को निमोनिया रोग हो गया, निमोनिया डिजीज हो गया और जिसकी वजह से चूहे मर गए। दूसरा उन्होंने आर स्ट्रेन लिया जो कल्चर किया था, जब इन्होंने आर स्ट्रेन को माउस में या चूहों में इंजेक्ट किया तो इन्होंने देखा कि इनको कोई निमोनिया डिजीज नहीं हुए और चूहे जिंदा रहे। अब इन्होंने क्या किया, जो पहला वाला एस स्ट्रेन था उसको 60 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया। हीट होने पर ये एस स्ट्रेन किल हो गया और इसको चूहों के अंदर इंजेक्ट किया और इंजेक्ट करने पर देखा चूहे जिंदा रहे। क्यों? क्योंकि एस ने अपनी वायरुलेंसी खो दी थी। गर्म करने पर उन्होंने देखा कि एस के अंदर जो वायरुलेंसी पाई जा रही थी जिसकी वजह से निमोनिया डिजीज क्रिएट हो रहा था वो वायरुलेंसी हीट किल्ड होने की वजह से खत्म हो गई और इंजेक्ट करने पर चूहे जिंदा रहे। अब फोर्थ एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि ये जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन था इसको मिला दिया जिंदा आर स्ट्रेन के साथ में। जिंदा आर स्ट्रेन, हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया और आर स्ट्रेन लिया, इन दोनों को मिला करके इन्होंने इंजेक्ट कर दिया चूहों में और देखा कि ये सारे चूहे फिर से मर गए। ये चूहे कैसे मरे, इनके मरने का कारण क्या हुआ? क्यों? क्योंकि ये एस स्ट्रेन तो जो वायरुलेंस स्ट्रेन था ये तो हमने देखा था कि गर्म होने के बाद में ये तो अपनी वायरुलेंसी खो चुका था जिसकी वजह से निमोनिया डिजीज नहीं क्रिएट हो रहा था और चूहे जिंदा रह रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि जब एस स्ट्रेन हीट किल्ड एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन के साथ जोड़ दिया गया और चूहों में इंजेक्ट किया गया तो निमोनिया की वजह से चूहों की डेथ हो गई।
इससे ये पता चला कि बाद में ये जो चूहे मरे थे इनके जेनेटिक मटेरियल को अलग किया गया और उस जेनेटिक मटेरियल का कॉम्पोजिशन को स्टडी किया गया और उसमें उन्होंने देखा कि ये एस स्ट्रेन जो था ये जिंदा पाया गया, एस स्ट्रेन लाइव पाया गया। मीन्स इस एस स्ट्रेन की वजह से चूहों की डेथ हुई थी। अब ये इन्होंने कैसे प्रूव किया? प्रूफ करने के लिए डीएनए के जेनेटिक मटेरियल है, इसके लिए ग्रिफिथ जो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उन्होंने आर टाइप और एस टाइप के बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ये जो आर टाइप था ये पूरी तरीके से एस टाइप में कन्वर्ट हो जाता है अगर किल्ड एस टाइप को भी हम इसके अंदर डालते हैं। तो इसको इन्होंने नाम दिया ग्रिफिथ्स इफेक्ट या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरियल मटेरियल। जो एस टाइप था ये एक वायलेंट टाइप था और आर टाइप जो था ये नॉन वायलेंट था। नॉन वायलेंट टाइप का वायलेंट टाइप में कन्वर्ट हो जाना ही ग्रिफिथ्स इफेक्ट के नाम से इन्होंने संबोधित किया। इसके बाद 1944 में टी अवेरी, मैककार्टी और मैकलेयर्ड ने इन लोगों ने मिलकर इसका मॉलिक्यूलर एक्सप्लेनेशन दिया। मॉलिक्यूलर एक्सप्लेनेशन में उन्होंने बताया कि ये जो आर टाइप था ये एस टाइप में कन्वर्ट हो रहा था, ये सिर्फ डीएनए के कारण हो रहा था। इन्होंने प्रूव किया कि डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल है जिसकी वजह से जो एस में प्रेजेंट था वो एस की वायलेंसी या एस का डीएनए जब यहाँ हीट फिल्ड था, जब वो आर में कन्वर्ट हुआ, आर में जो लिविंग सेल्स थे उनके अंदर पहुंच गया। वहाँ पहुंचने के बाद उस डीएनए ने एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन हो लिया और पास ऑन होने के बाद में जो आर टाइप था उसको एस टाइप में कन्वर्ट कर दिया। इसको उन्होंने मॉलिक्यूलर एक्सप्लेनेशन नाम दिया। इसके बाद 1950 में हर्शे एंड चेज ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके लिए इन्होंने जो बैक्टीरिया यूज़ किया था वो था एस्चेरिचिया कोलाई और बैक्टीरियोफेजेस लिए। बैक्टीरियोफेजेस वायरसेस होते हैं। ये वायरसेस जो होते हैं इनका इन्होंने अलग अलग ट्रीटमेंट किया। इनको उन्होंने दो तरीके से ट्रीट किया। एक था जिनके अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर डाला और दूसरा एक अलग जगह ट्रीट किया जहाँ पर इन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डाला। रेडियो एक्टिव सल्फर वाले बैक्टीरियोफेजेस को इन्होंने एक सेट ऑफ एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर इंजेक्ट किया। यहाँ पर इन्होंने इंजेक्ट करने के बाद में इन्होंने देखा दूसरे सेट ऑफ एस्चेरिचिया कोलाई में इन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाले बैक्टीरियोफेजेस को डाल दिया। जब इन्होंने इनको बाद में कल्चर करके देखा तो इन्होंने देखा कि जिन एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर था वो यहाँ नहीं आया, लेकिन जिनके अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था वो इनके अंदर पाए गए। मीन्स रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस तो इनके अंदर पाया गया लेकिन रेडियो एक्टिव सल्फर इनके अंदर नहीं प्रेजेंट रहा। रेडियो एक्टिव सल्फर इसलिए नहीं प्रेजेंट रहा क्योंकि सल्फर जो होता है ये बेसिकली प्रोटीन्स में पाया जाता है और प्रोटीन्स कभी भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होते। बैक्टीरियोफेजेस जो थे इनकी आउटर बॉडी जो होती है, इनकी जो आणविक संरचना होती है वो प्रोटीन की बनी हुई होती है, लेकिन जब उन्होंने उसको कल्चर किया, उसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो ये प्रोटीन के जो कोट्स थे ये टूटकर अलग गिर गए और प्रोटीन कभी भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होता। तो ये वाले बैक्टीरियोफेजेस से जो रेडियो एक्टिव सल्फर था वो इस एस्चेरिचिया कोलाई के सेट के अंदर नहीं पहुंचा। लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल के अंदर जो फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है वो फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव होने की वजह से वो एस्चेरिचिया कोलाई में भी देखी गई, जिसकी वजह से प्रूफ हुआ कि डीएनए ही वो मटेरियल है जो इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है। हैंस इट इज प्रूफ दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। अब जब हमने ये प्रूफ कर लिया कि
कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या जेनेटिक मटेरियल क्या था, जेनेटिक मटेरियल होने के लिए क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए, जेनेटिक मटेरियल के बारे में कैसे खोज की गई और ये कैसे प्रूव किया गया कि डीएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल है। यहाँ तक की बात हमने इस टॉपिक में कर लिया, इस लेक्चर में कर लिया। अब ये जो डीएनए है इसका कॉम्पोजिशन कैसे होता है, ये दूसरा न्यूक्लिक एसिड आरएनए उसका कॉम्पोजिशन या केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है, ये दूसरे से डिफर कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।